हेलो गाइस, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 4 विच इज़ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं ये पूरा चैप्टर एक ही बार में ख़त्म करूँगी। रीज़न बीइंग इस चैप्टर में पहले तो ये छोटा है, सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें दी गई हैं। आई थिंक कि आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, और ना ही इसको प्रिपेयर करने में ज़्यादा समय लगेगा। इट्स रियली रियली सिंपल, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड या मतलब मेरे हिसाब से उतना कुछ है नहीं जिसमें किसी को भी डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रियम्बल जो है एक प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और जो है ये यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला गया है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस वाली हेडिंग पे जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। तो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल में उन्होंने पूरा हमारा प्रियम्बल दे दिया है, जो बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रियम्बल है जिसमें इंग्रेडिएंट है कि हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमें दे दी गई है कि पीपल ऑफ इंडिया से हमने अथॉरिटी को हमने अथॉरिटी को लिया है, ठीक है, सोर्स हमने लिया है। उसके बाद नेचर हमारा कैसा है इंडियन स्टेट का। हमारा इंडियन स्टेट सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सिक्योर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है, जिसके वर्ड्स के मीनिंग्स हम आगे जानेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्यों हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, तो वो आ जाता है कि हमने क्यों बनाया, ताकि हम लोगों को दे सके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और जिस डेट को इसे अडॉप्ट किया गया था वो था नवंबर 26, 1949, ठीक है। तो इस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया और उसके बाद ये सारी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे प्रियम्बल के। ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 4, ये बेसिकली सिर्फ ये हमें एक एक वर्ड हमें इस प्रियम्बल का समझाता है। इस प्रियम्बल के एक एक वर्ड के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर 4 में। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे विच इज़ द प्रियम्बल, यानी कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड हमारे सामने आता है सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कई बार। सॉवरेन का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। मतलब कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, कोई भी हमारे डिसीजंस नहीं लेगा, सिर्फ हम ही अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे बताया गया कि 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी एक्सेप्ट, उसका एक मेंबर बन गया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो वो थे हेड थे वो थे ब्रिटेन जो था वो उसका हेड था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन हमारे अफेयर्स में, हमारे इंडियन अफेयर्स में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बन गया था इंडिया। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएनओ हमारे डिसीजंस में हिस्सा ले सकता है या यूएनओ हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। हमारा इंडिया सॉवरेन है, हमें किसी और देश की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा होगा उसके डिसीजंस हम लेंगे, ओके। तो इसका मतलब हो गया सॉवरेन का, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि सोशलिस्ट, इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। पहला तो हमने ये बता दिया कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। दूसरा हमने बोला कि इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। अब सोशलिस्ट कंट्री का क्या मतलब है कि देखो, सोशलिस्ट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, सोशल से आया है। सोशल मतलब सामाजिक, है ना, एक सामाजिक कंट्री है। देखो मैंने पिछले वाले चैप्टर में ये भी बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे में बताई गई है। उसका मैंने तुम लोग को एक मतलब बताया था कि जो है हर चीज़ लिखी नहीं जाएगी, कुछ जो सोशल नॉर्म्स हैं उन्हें हमें अपने आप फॉलो करना चाहिए। अगर वो सोशल नॉर्म्स किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो चीज़ें स्मूथली चलाने में हेल्प कर रहे हैं, है ना, और वो किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं। अब भाई कोई सोशल नॉर्म है जो गलत है ना, कोई बहुत सारे तरीके के गलत सोशल नॉर्म्स थे जिनसे लोगों को हार्म पहुंचता था, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अबॉलिश कर दिए और हमें मानने भी नहीं चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, मान लो सती प्रथा है, ठीक है। सती प्रथा
अच्छी नहीं है, वो वुमेन के खिलाफ है, वो वुमेन को हार्म पहुंचाती है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और हमें मतलब नेचुरली उसको नहीं मानना है। लेकिन अगर एक सिंपल सा कोई सोशल नॉर्म है, कोई सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, कम्युनिटी की कोई चीज़ है जिससे किसी का जो है कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है और चीज़ें स्मूथली चल रही, जो हमारे एक स्मूथ कंडक्ट के लिए अच्छी है, तो उसे हमें मान लेना चाहिए, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। इसी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, है ना। तो अब जो है उन्होंने ये भी बता दिया कि जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न, उन्होंने जो है इस टर्म को ऐड किया था, सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया था। और कांग्रेस पार्टी जो है 1955 आबादी सेशन में एक वो चीज़ लेके आती है, एक फ्रेज लेके आती है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी कैसी होगी? सामाजिक होगी। तो अब इंडिया में किस तरह का सोशलिज्म है? देखो, दो तरह के सोशलिज्म होते हैं, दो तरह के सोशलिज्म होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो देखो, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है कि वो स्टेट सोशलिज्म होता है और वो ये कहता है कि जो कुछ भी है वो देश का है, जो कुछ भी नदी पहाड़ जो कुछ भी है वो देश का है। मतलब कि जैसे अगर आपका घर भी है, आपने घर बना तो लिया लेकिन वो देश का है, कभी भी आपसे अगर ले भी लिया जाएगा, कुछ छीन भी लिया जाएगा तो आप कुछ उसमें मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया ये तो मेरा घर है, ये आप ऐसे कैसे बिना परमिशन के, बिना किसी चीज़ के आप बिना कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कह नहीं सकते कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द नेशन, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ देश का है। अब इस तरह का कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहाँ है आज की दुनिया में, वर्ल्ड में कहाँ है? देखो, मैं एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रही हूँ जहाँ पे है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अगर आप सोच सकते हैं तो ज़रूर सोचेगा और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कभी भी किसी का कुछ भी लिया जा सकता है, जहाँ पे यहाँ तक कि आपको किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है और ना ही किसी तरह की आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे तरह का होता है, दूसरे तरह का सोशलिज्म होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा देश क्या बिलीव करता है कि भैया कुछ चीज़ें पब्लिक होती हैं और कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो भी कोई चीज़ ओन कर सकता है। कहने का मतलब है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है और दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपके घर वाले एरिया में मान लीजिए कि सरकारी कोई दफ्तर बनना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि सरकारी दफ्तर बनना है तो आके मतलब कल उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। पहले उनका जो है वो होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपसे उस प्रॉपर्टी को खरीदे और अगर आपने मना कर दिया कि भैया मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, तो वो कुछ कर नहीं सकते, है ना। वो आपके इंडिविजुअल राइट्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये कहें कि भैया अगर मेरी ये वाली प्रॉपर्टी ले ली तो फिर आप जो है मतलब हम आपको कंपनसेशन देंगे, या तो हमें कंपनसेशन दो, कहीं और पे जाके मुझे अपार्टमेंट बना के दो, और नहीं तो फिर मुझे कहीं ज़मीन खरीद के दो, और नहीं तो मुझे डायरेक्ट पैसा ही दो। इतना पैसा दोगे तब मैं इस मकान को छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़ूंगा। आप इस तरह की डिमांड गवर्नमेंट से कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में आप इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडियन सोशलिज्म जो है वो मिक्स है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। ओके, सो मार्क्सिज्म और गांधीज्म का मतलब क्या है, ठीक है। क्यों हम कह रहे हैं कि इंडियन सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म का मिश्रण है, ऐसा इंडियन पॉलिटी की बुक में लिखा हुआ है। देखो, मार्क्सिज्म क्या था? मार्क्सिज्म में लोग कहते थे कि देखो दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनके पास होता है पैसा, जिनके पास होती है प्रिविलेज, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वंचित होते हैं हर चीज़ से, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास हर चीज़ होती है। तो उनका कहना था, मार्क्सिज्म का कहना था कि मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स का कहना था कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, जो वंचित हैं,
उन्हें एक काम करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा हिंसक हो जाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा उग्रवादी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा वायलेंट हो जाना चाहिए अपने राइट्स के लिए, और ऐसा करके वो जो है जो अपर क्लास है उनके ऊपर मतलब एक विजय पालेंगे और फिर धीरे धीरे सब कुछ इक्वलाइजेशन हो जाएगा। और गांधीज्म का तो हमें पता ही है, वो कहते थे भैया मतलब कि अहिंसक रहो, नॉन वायलेंट रहो, है ना। तो हमारी जो इंडियन सोशलिज्म है वो थोड़ी मिक्स है, मतलब कि आप वायलेंट तो नहीं रहिए लेकिन कम से कम अग्रेसिव रहिए हल्की हल्की चीज़ों पे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप अग्रेसिव रहिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप अग्रेसिव नहीं रहिए, सिर्फ बातचीत से काम चलाइए। देखो हमारा ये है कि भैया बीच का रास्ता अपनाना है, कोई भी चीज़ हमें पूरी तरीके से एकदम एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन जाना है ना, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीमली फॉलो नहीं करना है। हमें जो है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमें अप्लाई होता है वहाँ पे आप मार्क्सिज्म को फॉलो कीजिए, और जहाँ पे अप्लाई होता है वहाँ पे आप गांधीज्म को फॉलो कीजिए। ऐसा हमारा इंडियन सोशलिज्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, वो ये है कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1991 में, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसमें उन्होंने जो है इसके टर्म्स थोड़े से डाइल्यूट कर दिए थे कि लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल्स क्या होते हैं, जो फ्री रह सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट का मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की चीज़ है, वो हो गई प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है कौन सी चीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन जिसका हो रहा है। ये सारे टर्म्स जो है वो थोड़े से डाइल्यूट हो गए थे जब हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी वो मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमने यहाँ पे अभी भी बात करी है मिक्स्ड इकोनॉमी की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर शब्द जो है ऐड किया गया था अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। देखो हमारा सोशलिस्ट शब्द भी ऐड हुआ था 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, और सेक्युलर भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। लेकिन उससे 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जो है भले अभी कि हमने भले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, और इसीलिए आर्टिकल 25 to 28 यानी राइट टू फ्रीडम गारंटी किया गया है। अब सेक्युलर स्टेट का एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि हम हर फेथ को, हम हर रिलीजन को, हर लैंग्वेज को हम रेस्पेक्ट करते हैं, और आपको किसी भी तरह की चीज़ को फॉलो करने की फुल फ्रीडम है। तो जो आर्टिकल 25 to 28 है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, वो हमें ये भी तो गारंटी करता है कि हम किसी भी फेथ को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, है ना, किसी भी रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट विच इज सेक्युलर। फिर आता है हमारा चौथा शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, जिसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक मतलब पावर ऑफ पीपल, है ना। पीपल की पावर से, लोगों की पावर से जो चीज़ें जो सामने आती हैं वो आती है डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, है ना। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट होती है कि पीपल कैन एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली, जो लोग होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर को डायरेक्टली, और इस तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे 4 तरह की चीज़ें होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे जो प्रपोज लेजिस्लेशन है उसको इलेक्टोरेट के लिए डायरेक्ट वोटिंग से सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो वहाँ का लेजिस्लेशन है उसका इलेक्शन करने के लिए कौन कौन से लोग होंगे, उनका इलेक्शन करने के लिए भी लोगों का वोट पड़ता है, वही, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी, अब ये सारी चीज़ें ये हमारे लिए नहीं है ना। तो देखो इनिशिएटिव, पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू लेजिस्लेचर बाय वोटिंग इनैक्टमेंट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखो स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है कि मान लीजिए उनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आज कौन सी चीज़ डिस्कस होनी, कौन सा इशू डिस्कस होना है,
कौन सा बिल डिस्कस होना है वो भी लोगों के वोटिंग के हिसाब से, डायरेक्ट वोटिंग के हिसाब से सेलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है रिकॉल। वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव बिफोर देयर टर्म एक्सपायर्स। भाई भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता, एक बार आपने इलेक्ट कर लिया, भाई इलेक्ट कर लिया, अब जब तक उसका टर्म खत्म नहीं होगा, जब तक वो खुद से इस्तीफा ना दे, खुद से इस्तीफा दे तभी वो हटेगा, वरना जब तक वो उसका टर्म रहेगा तब तक वो इलेक्टेड रहेगा, तब तक वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। एक बार आपने इलेक्ट कर लिया उसके बाद आप उसको अपनी पोजीशन से हटा नहीं सकते। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में आप अगर लोगों का वोटिंग पड़ जाए तो पर्सन का टर्म एक्सपायर अभी हुआ नहीं है, मान लो उसका 5 साल का टर्म था तो वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, उसको 3 साल में हटा दिया लोगों ने कि भैया तुम काम नहीं कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ है प्लेबिसिट, विच इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पीपल्स ओपिनियन ऑन एनी इशू। यहाँ तक कि देखो यहाँ पे क्या होता है, भारत में क्या होता है कि भाई जो मेन इश्यूज होते हैं उसके लिए भाई लोकसभा के लोग जो है अपना डिस्कस कर रहे हैं, राज्यसभा डिस्कस कर रही है, हम लोग कुछ कह सकते हैं उस बारे में? नहीं कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ का लोगों का जो है, लोगों का ओपिनियन भी बाय वोटिंग लिया जा सकता है। तो इस तरह की 4 चीज़ें जो हैं जो उनको डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसिट, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो स्विट्जरलैंड को एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि देखो हमने जो लोगों ने जो है इलेक्ट कर दिया, उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए। हमने क्या किसको चुन लिया? लोकसभा को चुन लिया। अब लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी और आगे के जो लोग होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल राज्यसभा के जो लोग होंगे, जो तुम्हारा प्रेसिडेंट होगा, वो लोग वो कौन चूज करेगा? वो डायरेक्टली पीपल से चूज होके नहीं आ रहा ना, वो डायरेक्टली जनता नहीं चूज कर रही है। अब वो कौन चूज करेगा? वो ये मेंबर्स चूज करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करेंगे, है ना। तो ये हो गया, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड देन रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्सरसाइज द पावर। अब एक बार रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, उसके बाद फिर वो लोग को जो करना है वो करेंगे। तो इस तरह की डेमोक्रेसी है तो टेक्निकली डेमोक्रेसी, लेकिन क्या है वो? एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब 5वें पॉइंट पे आ जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक मतलब कि लोगों द्वारा सेलेक्ट किया हुआ, जो हमारा हेड है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ तक कि हमारा प्रेसिडेंट भी है, भाई वो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ऐसा किसी ने हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाया कि इसी परिवार से कोई जन्मेगा या यही राजा होगा, यही रानी होगी। देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो मोनार्की हो सकती है या रिपब्लिक हो सकती है। तो मोनार्की का मतलब है किंग एंड क्वीन, जैसे कि यूके में चलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? रिपब्लिक है, यानी कि देयर इज नो किंग और क्वीन, कोई भी किसी को भी हक है, ऑल स्पॉट्स आर ओपन टू ऑल पीपल, कोई भी किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है अगर वो उसके लायक है तो, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नंबर 6 पॉइंट है, वो है जस्टिस। देखो जस्टिस होता है तुम्हारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल यानी कि कास्ट, रिलीजन, रेस वगैरह इन सब से, ठीक है, इन सब में जस्टिस होना चाहिए। इकोनॉमिक यानी कि वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी में जस्टिस होना चाहिए। और पॉलिटिकल यानी आपके राइट्स और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने वाला जस्टिस होना चाहिए। नंबर 7 पे आ जाते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, है ना। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, है ना, काइंड ऑफ, कि हमें एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, रुकावटों की एब्सेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी तरह का लाइसेंस है कि भैया जो करना है करिए, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कॉमन सेंस होती है, कुछ मतलब कंसिडरेबल लिमिटेशंस होती हैं। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें आपको करने की, चूज़ करने की और अपनी वेल बीइंग को चूज़ करने की आपको लिबर्टी है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 इज इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज किसी को नहीं मिले, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सबके लिए इक्वालिटी है। सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो हमारे इतने जो आर्टिकल हैं 14, 15, 16, 17, 18, इसमें हमें किससे इक्वालिटी मिली है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने हम सब इक्वल हैं। हमारी कोई रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे कोई जो है प्रिविलेज, कोई जो है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं चलेगी। टाइटल्स कोई भी जो है कि मतलब कि भैया ये टाइटल है, ये सरनेम है, ये है, तो उससे हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए, नो। इक्वालिटी फॉर इलेक्टोरेट वोट, वोटिंग में सब लोग इक्वल रहेंगे। इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, सबके लिए, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39, वो भी हमने पढ़ लिया था कि और इसका एक और चीज़ जो है एडेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो ये है कि इक्वल वर्क इक्वल पे। अगर मतलब मान लीजिए अगर कोई जो है लड़का है और वो सीईओ है और उसकी सैलरी 80,000 है, तो अगर फीमेल होगी, लड़की होगी, वो सीईओ बनेगी तो उसकी भी सैलरी 80,000 ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गई इक्वालिटी। फिर हम आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, विच इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में आता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 15A जो है हमारा, वो कहता है कि हमें इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है और भारत देश की इंटेग्रिटी, उसकी जो बनावट है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इंटेग्रिटी शब्द भी कहाँ पे ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। एवरी पर्सनैलिटी इज सेक्रेड। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल मैंने फ्रॉम बुक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के कोट्स हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि उसमें अगर आप पढ़ना चाहें, आई एम श्योर आपकी लॉन्ग आंसर राइटिंग में वो काम आ सकता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कोट्स हैं जिनमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। कोट्स को तो वैसे भी आपको वर्ड टू वर्ड याद करके लिखना ही पड़ेगा, और उन सब में यही बताया गया कि प्रीएम्बल कितना सिग्निफिकेंट है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये सवाल उठता है। तो देखो पहले सबसे पहले जो बरूबरी यूनियन केस आया था 1960 में, उसमें उन्होंने बोला कि हमारा प्रीएम्बल जो है वो जनरल पर्पस इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ है, ठीक है, जनरल पर्पस को शो करता है, बहुत ही एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब वेग होना, मतलब कि जो है एकदम स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोल रहा है, वो बहुत ही क्या है, जनरल सेंस का बता रहा है, ठीक है। और इसलिए वो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा सबसे पहले बेरूबरी यूनियन केस था उसमें उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर 1973 में जब केशव नंदा भारती केस आया, और आपको याद होगा कि हम केशव नंदा भारती केस एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, आपको अगर याद हो तो वो आया था। तो उन्होंने इसमें जो है करेक्ट कर दिया अपने आप को। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर दिया, अपनी ओपिनियन को, कि हम अपने ओपिनियन को जो हमने पहले ओपिनियन दिया था वो नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं, प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और फिर 1995 में जो LIC इंडिया केस आया था उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ कही कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज़ जो मतलब हमारे लिए पॉइंट आउट करने वाली चीज़ वो ये है, उन्होंने ये बोला LIC इंडिया केस में कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, और ना ही एक प्रोहिबिशन है। जो आगे का जो लेजिस्लेचर दिया हुआ है, आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, उसमें प्रीएम्बल कोई पावर नहीं दे रहा है, कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और ना ही वो लेजिस्लेचर में लिखी हुई किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, ना ही वो किसी चीज़ को रोक सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीएम्बल एक प्रीफेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसके बाद मतलब प्रीएम्बल कोई पावर नहीं दे रहा है। एंड इट इज़ नॉट नॉन जस्टिसेबल, यानी कि उसके बेसिस पे, प्रीएम्बल के बेसिस पे आप कोई वर्डिक्ट नहीं सुना सकते। लॉ में, कोर्ट में कोई केस हो जाए और आप ये कहें कि भैया प्रीएम्बल में ऐसा लिखा हुआ है तो हम जो है उस बेसिस पे हम ये फैसला सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फैसला, कोर्ट का फैसला प्रीएम्बल के बेसिस पे नहीं ले सकते। आप आगे का जो लेजिस्लेचर है, आगे का जो लॉ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर तो फैसले होते ही हैं, आपको भी पता है, लेकिन खुद प्रीएम्बल के बेसिस पे इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एमनेबिलिटी ऑफ अ प्रीएम्बल पे, कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रीएम्बल में चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हमारे सामने फिर से आता है केशव नंदा भारती केस 1973, जिसमें जो पेटिशनर थे
उनका ये कहना था कि भाई आपने पिछली बार भी, उससे पहले कौन सा केस हो चुका था, बरूबरी केस 1960, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया पहले भी बोल चुके थे कि प्रियम्बल में चेंजेस नहीं हो सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले जो है वर्डिक्ट भी सुनाया था। लेकिन जब कोर्ट ने ये वाला, जब केशव नंदा भारती केस हुआ तो कोर्ट ने बोला कि हम उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। भाई आप उसमें प्रियम्बल में भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 था, वो यही कहता था कि आप चेंजेस कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन नो चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो है प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है और इस बेसिस पे हुआ भी, सिर्फ एक ही बार हुआ है लेकिन प्रियम्बल में अमेंडमेंट, और वो हुआ था हमारे 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जिसको हम लोग एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, अगर आपको याद हमने पहले पढ़ा था। और उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने ऐड किया था हमारे प्रियम्बल में 3 शब्दों को, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे बिकॉज इसमें चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है, एंड आई एम श्योर आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। मिलती हूँ मैं आपसे चैप्टर 5 में। ओके।